जा रही है। हेलो। अब आ रही है आवाज ना? हेलो। हमारी आवाज आ रही है अब तक? यस सर। ओके। आज का पेपर है हमारा मेडिसिन। और मेडिसिन में टाइफाइड सबसे कॉमन एब्डोमिनल इन्फेक्शन में टाइफाइड पर बात करेंगे। टाइफाइड है क्या? तो एट फर्स्ट इट इज इन्फेक्शियस बैक्टीरियल infectious disease caused by gram negative bacillus salmonella typhi। अगर टाइफाइड कह किसको रहे तो टाइफाइड एक कंडीशन है, एक डिजीज है जो बता रहा है कि ग्राम निगेटिव बैसिलस मैंने बैक्टीरिया का वह टाइप जो लंबा, इस ढंग से लंबा बैक्टीरिया है और इसका स्टेनिंग ग्राम निगेटिव है। तो दो तरह का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो ये ग्राम निगेटिव बैसिलस लंबा वाला बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला ग्रुप का बैक्टीरिया है। इसका इन्फेक्शन हो जाना और इन्फेक्शन होने के बाद सरवाइव कर जाना, जो हेल्दी पर्सन है उसमें सरवाइव कर जाता है ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वहां सरवाइव कर जाता है। तो जो सिम्टम सामने आते हैं डिजीज का, उस सिम्टम को हम लोग एक कॉमन नाम दे रखे हैं और उसी को हम लोग टाइफाइड या टाइफाइड फीवर या टाइफाइड डिजीज के नाम से जानते हैं। तो टाइफाइड के बारे में क्या बोलेंगे तो एक लाइन में बात खत्म करेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट्स नेम इज साल्मोनेला टाइफी। देखेंगे क्या, सबसे पहले बात है कि टाइफाइड ऐसे ही तो किसी को नहीं बोल देंगे, कुछ तो सिम्टम सामने आ जाएगा तभी तो बोलेंगे ना।
हाई फीवर, डायरिया एंड एब्डोमिनल टर्मिडिटी। ये बड़ा 3 कॉमन सिम्टम है। बुखार तो फ्लू में भी हो जाता है, बुखार साधारण वायरल फीवर में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 कॉमन सिम्टम्स। एक हाई फीवर वन एटलीस्ट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा, कम से कम 102 डिग्री। साथ में डायरिया हो गया। थर्ड बोलता है कि हाई फीवर और डायरिया के साथ साथ एब्डोमिनल टर्मिडिटी। एब्डोमिनल टर्मिडिटी का मतलब कि पेट जो है, पेट काफी फूला हुआ महसूस हो रहा है, उसका पूरा एब्डोमिनल कैविटी पहले जितना था उससे ज्यादा टमिड, टमिड का मतलब काफी फूला हुआ महसूस हो रहा है। ये 3 सिम्टम्स अगर किसी को नजर आता है तो मे बी सस्पेक्टेड केस ऑफ टाइफाइड। फिर इसके डायग्नोसिस से हम लोग कंफर्म होते हैं कि टाइफाइड है या टाइफाइड नहीं है। वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वो सब बात सामने आ जाएगी, लेकिन ये 3 कॉमन्स पहले सब पेशेंट को सामने आता है। और ये 2-3 दिन जब आगे बढ़ेगा, पेशेंट तुरंत कहीं डॉक्टर्स के पास नहीं चले जाते हैं। ये 3 दिन 4 दिन ये मान के चल रहे हैं कि कोई हो सकता है कि वायरल फीवर हो या कुछ और वजह से हो गया होगा, लेकिन जैसे ही ये 3 दिन से ज्यादा बढ़ेगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा और लगेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कि पेट फूल गया है, डायरिया लगातार हो रहा है और फीवर है, कम नहीं रहा है। तब ये डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कुछ ऐसा सिम्टम बहुत कॉमन सिम्टम है, आज के बाद आप भी आप समझने लगेंगे कि ये टाइफाइड फीवर को आराम से डायग्नोस कर सकेंगे। कि डॉक्टर जैसे ही उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्लिनिक में ही कंफर्म हो जाते हैं कि इसको टाइफाइड है। हाँ, कंफर्मेशन के लिए फिर उसको डायग्नोसिस के लिए लैब में भिजवा देते हैं, ब्लड सैंपल या स्टूल को, वो अलग बात है। लेकिन क्लिनिकली ही बहुत इजीली एग्जामिन हो जाता है और एकदम कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ ये टाइफाइड का केसेस है। अब एक एक करके वो सारी बातें हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारी बातें एक एक करके सामने आती जाएंगी। यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम सिक्वेंसली हम आगे बढ़ने लगेंगे। पहले एटियोलॉजी पे आते हैं, कॉजेटिव फैक्टर क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन एक्सक्रेटा, फीकल मटेरियल। थोड़ा सा इसको समझते हैं तो फिर टॉपिक्स पर बात करेंगे। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिनको टाइफाइड हो चुका है या कैरियर है, कई लोग ऐसे होते हैं टाइफाइड ठीक भी हो जाता है लेकिन कैरियर के रूप में उसमें बैसिलिस रह जाता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन या कैरियर के एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा में खासकर फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल का मतलब स्टूल जो पास आउट कर रहे हैं। एक्सक्रेटा में फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल का मतलब जो स्टूल वो पास आउट कर रहे हैं, उस स्टूल में टाइफाइड बैसिलस प्रेजेंट रहता है। इन्फेक्टेड पर्सन या कैरियर के एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा मतलब स्टूल, स्टूल में टाइफाइड बैसिली मौजूद है और ये एक डिस्पोज कर रहे हैं। वो एक्सक्रेटा या फिकल मटेरियल, ये स्टूल शरीर से बाहर होते जा रहे हैं। स्वाभाविक है, खाना खाएंगे तो फिकल पास आउट करेंगे। अब बोलता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन एंड कैरियर का स्टूल मटेरियल या एक्सक्रेटा किसी हेल्दी पर्सन में चला जाता है, तब हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड पर्सन से बैसिलस एक हेल्दी पर्सन में चला जाएगा और वहां पर ये इन्फेक्शन डेवलप कर जाएगा। तो ये जब भी फैलेगा तो
इन्फेक्टेड पर्सन या कैरियर पर्सन से हेल्दी पर्सन, मैन टू मैन कंटामिनेशन है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलेगा। पहला तो ये बात करता है। अब दूसरा पर बात करते हैं। अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई किसी का स्टूल्स अपने मुंह में ले लेगा, ये असंभव है, नामुमकिन है। तो एक वे होगा, एक रास्ता होगा जिस तरीके से आता है। तो यहां पर बोलता है कि फ्लाई, फ्लाई में खासकर सैंड फ्लाई स्प्रेड, इसको एक जगह से दूसरे जगह फैलाने के लिए जिम्मेवार है। सबसे ज्यादा मक्खी या सैंड फ्लाई, मक्खी का ही दूसरी प्रजाति है, फ्लाई एंड सैंड फ्लाई, उस स्टूल मटेरियल जिसकी अभी हम जस्ट बात किए, ये मान लेते हैं स्टूल मटेरियल है जो इन्फेक्टेड पर्सन या कैरियर पर्सन का है। इस स्टूल पर ये बैठ रहा है और यहां से उड़ता हुआ चला जा रहा है। तो जैसे ही बैठेगा ना, तो उसके टेंटिकल्स, जो पैर में टेंटिकल्स है, इसमें ये स्टूल मटेरियल चिपक जाता है। और खुला खाना, ये थाली है या फिर ग्लास वाटर है, इस पे मक्खी बैठ जा रहा है, तो यहां से स्टूल से ले जाके इसमें ऐसे करके ये छोड़ दिया। मतलब कि इनडायरेक्टली एक इन्फेक्टेड पर्सन या कैरियर पर्सन का स्टूल एक हेल्दी पर्सन में चला गया भाया फ्लाई एंड सैंड फ्लाई, वो वेक्टर के रूप में काम किया और एक जगह से दूसरी जगह इसको डेसिमिनेट कर दिया। डेसिमिनेट का मतलब फैला दिया। तब इसको अब लिख लेते हैं, ये क्या कहता है ये सारी बात। स्प्रेड बाई फ्लाई, सैंड फ्लाई। सेकेंड, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, मिल्क। दूध में बहुत तेजी से ये ग्रो करता है, तो दूध भी शामिल है। खुला हुआ में दूध रखा हुआ, तो ये भी कंटामिनेटेड हो सकता है कि टाइफाइड से हो। तो कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड मिल्क। थर्ड बोलता है भाया वाटर। वाटर में सप्लाई वाटर भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, पॉन्ड्स भी हो सकता है। सप्लाई वाटर में कहीं पाइप आ रहा हो और पाइप नाला के पास से गुजर रहा है और कहीं पर वहां पे लीक है, फटा हुआ है, तो अगर फीकल मटेरियल प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, वो शौचालय की टंकी से नहीं जुड़ के सीधे वो नाला में उसको ड्रेन किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में वो बैसिलस स्टूल मटेरियल के साथ नाला में बहता रहता है और वहां से ये नदी में भी जा सकता है। अगल बगल कुआं में तक रास्ता अगर बना हुआ तो वहां तक जा सकता है। एंड सप्लाई वाटर कहीं पर लीक कर रहा है, कहीं पर पाइप फटा हुआ है, तो उसके थ्रू भी ये घर तक ये पहुंच सकता है। ये बहुत कॉमन है। तो सिर्फ कंटामिनेटेड फूड, वाटर, मिल्क, तो एक तो हुआ ही कि मक्खी या सैंड फ्लाई से फैल गया। दूसरा यह भी हो सकता है ना कि डायरेक्टली स्प्रेड कर गया, अनप्रॉपर डिस्पोजल है एक्सक्रेटा का, स्टूल का, सही तरीके से उसका डिस्पोजल नहीं है, तो नाला में बह रहा है और नाला से ये हमारे पीने के पानी में या फिर और कोई स्रोत में ये पहुंच सकता है। उसके बाद बोलता है अनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा, उसका लो हाइजीन। उसके बाद बोलता है ओवर क्राउड। एक एक करके समझ लेते हैं इसको। यहां तक तो बात कर चुके हैं। अनप्रॉपर डिस्पोजल, खुले में मल परित्याग, सबसे कॉमन एग्जांपल्स ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी एक बहुत कॉमन है। तो एक्सक्रेटा वहां पे फैल जाता है और फैलने के बाद जैसे ही बारिश होती है ना, तो पानी में वो जैसे जैसे वो स्टूल मटेरियल को बहा कर ले जाएगा ना, तो पानी के साथ वो चारों तरफ चला जाता है, बह जाता है। और वो खाने के दौरान या खेत से कुछ काट रहे हैं तो उसके साथ भी वो आ सकता है।
तो अनप्रॉपर डिस्पोजल्स ऑफ एक्सक्रीटा, उसको लो हाइजीन का मतलब है कि साफ सफाई की जहाँ पे कमी है, अगर कोई खाने के सामान आते हैं तो उसको सही से धोने पोछने के बजाय सीधे खाना शुरू कर देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड लो हाइजीन। या गंदगी में हम रह रहे हैं, खुला हुआ वहां पे मेन हॉल चल रहा है, शौचालय है खुला हुआ है, तो दे आर लो हाइजीन। तो यहाँ पर स्प्रेड होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और साथ में बोलता है ओवर क्राउड का मतलब है कि जैसे मेला लगा, धार्मिक मेला हो या फिर कोई अन्य उत्सवी मेला हो, आयोजन हो रहा है, तो वहां पे कई लोग पहुंच जाते हैं। और कई लोग पहुंच जाते हैं ना, तो खाना वहां पे अगल बगल में टेंट में बनता रहता है, और बैक साइड में जो जूठन होता है वो बैक साइड में हमें टेंट के पीछे वो फेंक देते हैं। और वहां पर अगर पीछे जाकर देखेंगे तो एकदम से गंदा रहता है, और मक्खी या कॉकरोच सब उस पे वो उड़ते रहते हैं। और वहां से फिर ये खाना जहाँ स्टोर करके रहते हैं वहां जाके बैठते हैं। और जहां हजारों आदमी आ रहे हैं, उसमें से एक दो चार आदमी भी अगर सफर कर रहे हैं टाइफाइड से या उसका कैरियर है, तो स्वाभाविक है कि उनके थ्रू ये ओवर क्राउडेड एरिया में बड़ी तेजी से फैल जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसा कारण है जिसमें टाइफाइड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करता है। अगर सारी बातों को समराइज करते हैं, पूरा जितना बात की है सबको समराइज कर देते हैं, तो एक लाइन में खत्म कर देते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन या कैरियर पर्सन का मल एक हेल्दी आदमी इनडायरेक्टली खा गया, बस यही एक तरीका है, और यही सच है। वे अलग अलग है, लेकिन रिजल्टेंट यही हुआ कि उसका स्टूल अगले पर्सन के माउथ में चला गया, बस इतना ही। और बाकी इतना स्रोत स्रोत था यहां से लेकर वहां तक ले जाने का। यहाँ तक कॉजिटिव फैक्टर में कहीं कुछ पूछना है? कुछ पूछना है यहाँ तक? अब इसके पैथोलॉजी पे आ जाते हैं। टाइफाइड बैसिली, ये इन किया ओरल रूट ऑफ हेल्दी पर्सन। स्रोत अलग अलग था जिस पर अभी हम एटियोलॉजी में बात कर चुके हैं। ये टाइफाइड बैसिली मैंने साल्मोनेला टाइफी एक हेल्दी पर्सन के ओरल रूट, माउथ से, इसको नाक उक से मतलब नहीं है, सूंघने से कुछ नहीं होने जा रहा, ओरल रूट से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब यहां जाने के बाद ये इसका इनक्यूबेशन पीरियड है। इनक्यूबेशन पीरियड ये 10 to 14 डेज का है। इंक्यूबेशन पीरियड पहले भी बता चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म का एंट्री करना और सिम्टम आना, दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये उसको बोलते हैं लैटेंट पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। मेडिकल में उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में जैसे ही ओरल में गया ना, तो उसके बाद कॉलोनी को बढ़ाना, अपना ग्रोथ को शुरू कर देता है, और धीरे 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 करके उसकी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है बैक्टीरिया की। और संख्या बढ़ जाएगा, इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगा कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से सिम्टम आना शुरू करेगा। तो इतना दूर का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड। तो पहले ओरल रूट से गया, उसके बाद 10 से 14 दिन का शांति फेज, इसमें कुछ भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड से ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम माने खून, खून की नली में ये ब्लड के साथ बहना शुरू करेगा। और चूंकि इसकी संख्या 10 से 14 दिन में बढ़ गई है, तो ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही जाएगा तो जनरल सेप्टिसेमिया,
सेप्टिसेमिया। जनरल सेप्टिसेमिया का मतलब है सीधे सीधे ब्लड में इंफेक्शंस कर दिया, जनरल सेप्टिसेमिक कंडीशन डेवलप कर दिया। ये 10 से 14 दिन बाद शुरू हो गया। तो ओरल रूट से इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जनरल सेप्टिसेमिया। जनरल सेप्टिसेमिया के बाद ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिज पैच लिम्फॉइड टिश्यू है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सीकम, जहां लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, बिल्कुल सीकम के पास लिम्फ टिश्यू है। उस लिम्फ टिश्यू का नाम है पेरिज पैच। तो ब्लड से अब ये सीधे चला जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में पेरिज पैच में जो लिम्फॉइड टिश्यू है वहां पे ये इंफेक्शन क्रिएट कर देगा। इस जगह पे पेरिज पैच में इंफेक्शन हो जाएगा। इंफेक्शन के बाद ये स्लगिंग का मतलब वहां पर पहले इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन के बाद वहां पे जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का, जो सरफेस एरिया वो स्लग मोटा हो जाएगा और कट के वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। म्यूकस लेयर वहां से कट के गिरना शुरू होगा। दैट इज कॉल्ड स्लगिंग। ये दूसरा सप्ताह में स्लगिंग शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्लगिंग के बाद ओवल अल्सरेशन, इन पेरिज पैच। ओवल अल्सरेशन का मतलब कि अंडाकार घाव, ये मान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और यहाँ पे पेरिज पैच है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो इस पेरिज पैच में पहले तो इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद ओवल अल्सरेशन का मतलब कि ऐसे से गोल गोल अंडाकार अल्सर जैसा स्लगिंग के बाद अंदर घाव होना शुरू हो गया, और ओवल शेप्ड घाव वहां पे डेवलप किया। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिज पैच में डेवलपमेंट शुरू हो गया। ये दूसरा सप्ताह से जाते, जैसे ही इंफेक्शन हुआ सेप्टिसेमिया, उसको दूसरा तीसरा सप्ताह होते होते ये अल्सर होना शुरू हो गया। अल्सर के बाद ये सीवेज वहां कर देगा। सीवेज का मतलब पाइप सीवेज, ऐसे करके ये सुराख करना शुरू कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल लेयर है, तो इसमें ऐसे करके ये सुराख, दैट इज तो सीव पाइप फॉर्मेशन। साफ लगेगा कि जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए जो पाइप मिलता है, वैसा ही ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल बल में ऐसे करके सुराख करना शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड सीव पाइप फॉर्मेशंस। यहाँ के बाद अगर नहीं सुधार होता है तो धीरे धीरे करके इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब है सुराख, छेद करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे इंटेस्टाइन में छेद कर देगा, और परफोरेशन हो जाएगा, छेद करेगा तो हैमरेज शुरू हो जाएगा। यहां पे जाके ये रुक जाएगा, या तो यहां से मौत हो जाएगी, हैमरेज जाते जाते मौत हो जाएगी, या फिर डेथ नहीं हुआ तो वहां से रिकवर हो जाएगा। चौथा सप्ताह तक अगर पेशेंट सरवाइव कर जाता है तो धीरे धीरे करके उसकी रिकवरी हो जाती है, और सब कुछ जैसे जैसे ये डैमेज हुआ था वैसे ही धीरे धीरे करके हील करना शुरू हो जाएगा, और सब खत्म हो जाएगा। सीवेज खत्म हो जाएगा, अल्सरेशन खत्म हो जाएगा, स्लगिंग खत्म हो जाएगा, और पेशेंट बिकम्स नॉर्मल। ये चौथा सप्ताह जाते जाते ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो पैथोलॉजी में ये धीरे धीरे बढ़ते हुए हैमरेज तक आएगा, और हैमरेज तक जान बच गई तो ठीक है, तब ये चौथा सप्ताह में नॉर्मल होने लगेगा। अदरवाइज हैमरेज इतना भी बड़ा होता है, और हैमरेज के साथ साथ इसका क्लिनिकल फीचर मेंटली कंफ्यूजन के रूप में आता है, मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम करता है। तो उन दोनों की वजह से कोमा में चला जाता है और मौत हो जाती है। तो या तो मर जाएगा या तो फिर बचेगा, तो फिर चौथा सप्ताह से ठीक होना शुरू हो जाएगा।
इट इज द पैथोलॉजी ऑफ टाइफाइड। यहाँ तक इनको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लीजिए, या कहीं पर कंफ्यूजन हो रही तो पूछ लीजिए पहले। सर एक बार री कर दीजिए सर। क्या बोल रहे हैं? हेलो, एक बार फिर से बता ओके, दीजिए सर। शुरू शुरू से बता देते हैं, एक बार है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ये मान लेते हैं इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां सीकम से मिलता है, तो मतलब अंतिम पार्ट में ना एक लिम्फॉइड टिश्यू का एक पूरा पैच बना होता है यहाँ पे। ये लिम्फॉइड टिश्यू है, इसका एक नाम है, इसको लिम्फॉइड टिश्यू नहीं बोलते, इसको पेरिज पैच बोलते हैं। पेरिज पैच, ये नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये बीमारी नहीं है, ये हमारे आप में सब में है। लिम्फॉइड टिश्यू यहाँ पे रहता है ना, कि वो जो भी खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, इसको ये इनगल्फ कर लेता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट एकदम सीकम से जहां जुड़ रहा है उसी जगह पे होता है, इसको यहीं पर छोड़ देता है, थोड़ा ऊपर से चलता है। ये एक्सक्रेटा हुआ, एक्सक्रेटा मतलब स्टूल इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है। ये ओरल, हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन के माउथ में चला गया, मतलब कि बैसिलस इन्फेक्शन साल्मोनेला टाइफी स्टूल मटेरियल के साथ उसके मुंह में चला गया। तरीका जो था एटियोलॉजी में बात हो चुका है। यहां जाने के बाद, ओरल रूट के बाद, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, और ये पीरियड 10 to 14 डेज का है, 10 से 14 दिन का है। 10 से 14 दिन में अपनी संख्या को बढ़ा लिया। इसके बाद ये बैसिलस चला गया ब्लड स्ट्रीम में, खून में चला गया, ठीक है। खून में चला गया ना, तो खून में इंफेक्शन कर दिया, जनरल सेप्टिसेमिया। ब्लड के इंफेक्शन को सेप्टिसेमिया बोलते हैं। तो दैट क्रिएट यहाँ जनरल सेप्टिसेमिया, ये ब्लड में इंफेक्शन कर दिया। ब्लड में इंफेक्शन कर दिया तो उसका सिम्टम्स अब आना शुरू हो जाएगा, जो हम आगे का क्लिनिकल फीचर बताएंगे उसमें हम क्लियर करेंगे, पैथोलॉजी बात कर रहे हैं। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मतलब जनरल सेप्टिसेमिया। जनरल सेप्टिसेमिया के बाद ये कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद, ये चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैरिज पैच जो वहां भी हम बना रखे हैं, ये पैरिज पैच में जाके इंफेक्शन कर दिया। इस जगह पैरिज पैच में जैसे इंफेक्शन होगा, तो ये क्या करेगा ना, पहले तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर सरफेस एरिया इन्फ्लेम कर जाएगा। इन्फ्लामेशन के बाद धीरे 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 करके स्लगिंग, स्लगिंग का मतलब कि ये जो पोर्शंस जो है, ये ऊपर में हमारा, आप बढ़िया से जानते हैं कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका रहता है, चाहे स्टोमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे हमारा बकल कैविटी है। तो ये स्लगिंग का मतलब ये जो ऊपर का लेयर है ना, ये धीरे 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 कटने लगेगा, और कट के ऐसे ऐसे करके मोटा होगा और कट के गिरने लगेगा। कट के गिरने लगेगा ना, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए स्टूल मटेरियल से ये गिरना शुरू हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्लगिंग। स्लगिंग के बाद क्या होगा ना, कि ये सीव लाइक, सीव पाइप
लाइक परफोरेशन कर देगा। इसमें क्या करेगा ना, ये छेद कर देगा और लंबा लंबा पाइप के जैसा ऐसे करके इसमें सुराख करना शुरू करेगा, और सुराख करके बैक्टीरिया इसमें आके प्रवेश करके लॉज कर देगा। स्लगिंग के बाद ऊपरी लेयर हटा दिया, उसके बाद इसमें लंबा लंबा पाइप जैसा सुराख कर दिया, और सुराख करने के बाद इस पाइप में ह्यूज अमाउंट ऑफ बैसिलस साल्मोनेला टाइफी इस पाइप के अंदर में जाके बैठ गया और सॉफ्ट टिश्यू को ये खाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये सॉफ्ट टिश्यू को खाएगा, ये सबको खाएगा, बस परफोरेशन हो जाएगा, छेद होना शुरू, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा, परफोरेशन छेद होगा, और छेद जैसे ही करेगा तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे डैमेज होंगे, तो इसके साथ हैमरेज शुरू हो जाएगा, यहाँ से हैमरेज शुरू हो जाएगा, और हैमरेज शुरू होगा तो ब्लड बाहर आएगा, और ये ब्लड स्टूल के साथ, मैंने मेलिना, जब भी स्टूल के लिए जाएगा तो पहले म्यूकस आ रहा था स्लगिंग में, अब म्यूकस के साथ वहां से स्टूल मटेरियल के साथ ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, और हैमरेज इतना ज्यादा हो जाता है कि न्यूमरस ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, कभी कभी ब्लड लॉस होने की वजह से जान तक चली जाती है। लेकिन ये सब प्रोसेस 4 ही सप्ताह का है, 4 सप्ताह तक हैमरेज तक का प्रॉब्लम आएगा, और हैमरेज के बाद पेशेंट अगर यहाँ कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, जान नहीं जाती है, तो धीरे 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 करके रिकवर हो जाएगा। जैसे जैसे घाव बनाता धीरे धीरे करके ये ठीक होने लगेगा, और ये सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होता हुआ चला जाएगा, कि परमानेंट ये बीमारी नहीं रह जाएगा, ये धीरे 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 करके ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे पहले इंटेस्टाइन था, बिल्कुल चौथा सप्ताह के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो लगभग सभी लोग में 4 सप्ताह में ये धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। अब उसमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे ट्रीटमेंट पे, लेकिन पैथोलॉजी इतना तक जाएगा। चौथा सप्ताह में ठीक हो गया, बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, तो ये तो ठीक हो गया, यहाँ तो ठीक हो गया, सिम्टम खत्म हो गया बीमारी का, नॉर्मल हो गया, लेकिन जो साल्मोनेला बैसिली था, बैक्टीरिया था, उसके शरीर में जिंदा रह जाता है। वो क्या करता है ना कि गोल ब्लैडर चला जाता है, और गोल ब्लैडर में जाके वहीं पर गोल ब्लैडर के अंदर में छुप के कॉलोनी बना के शिथिल अवस्था में पड़ जाता है। अब वो इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, लेकिन बैक्टीरिया पूरा नहीं मरा। वो क्या किया ना कि उसके गोल ब्लैडर में जाके रुक गया, और गोल ब्लैडर में वो वैसे ही करके लॉज रहा। अब वो गोल ब्लैडर से बाइल्स के थ्रू ये वापस आ जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन्स में वापस आएगा, तो जब भी स्टूल मटेरियल वो पास करेगा तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ साल्मोनेला टाइफी उसके स्टूल से जीवन भर निकलता रहेगा। तो जब तक वो कैरियर है तब तक उसके शरीर से निकलता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि होल लाइफ तक वो कैरियर बन जाता है। तो कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक हो गए, और कुछ लोग जो कैरियर बन गए, वो जब भी स्टूल पास आउट करेंगे तो उनके स्टूल से ये निकलता रहेगा साल्मोनेला, और वो स्टूल दूसरे हेल्दी पर्सन के संपर्क में जाएगा ओरल रूट से, बस उसको इन्फेक्शन कर देगा, जबकि कैरियर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, वो एकदम नॉर्मल लाइफ जिएगा। अभी भी कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं आता कब? तो फिर क्लिनिकल फीचर पाएंगे, दिक्कत नहीं है। नहीं सर, बढ़िया। हेलो, क्लिनिकल फीचर पर बात कर रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसको पूरे कोर्स डायरेक्शन 4 वीक्स का है। अभी हम बार बार इस पर पैथोलॉजी में चर्चा की कि 4 सप्ताह तक बीमारी का प्रोसीडिंग है, 4 सप्ताह के बाद ये क्यूर हो जाएगा अपने आप, या मेडिसिन देने से 4था सप्ताह में ये ठीक हो जाएगा। तो इसके क्लिनिकल फीचर 4 ही सप्ताह का है। अब 4 सप्ताह का है ना, तो ये अलग अलग है। ये फर्स्ट वीक में इसका सिम्टम कुछ और हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड वीक इसमें सिम्टम कुछ और हो जाएगा, एंड लास्ट में 4th वीक इसमें सिम्टम कुछ और हो जाएगा।
मतलब कि इसके सिम्टम को, पूरे क्लिनिकल पिक्चर को 3 अलग अलग स्टेज में डिवाइड किए हैं, और वो समय के साथ, ये स्टेज समय के अनुसार से है। फर्स्ट स्टेज पहला सप्ताह, सेकेंड स्टेज दूसरा और तीसरा सप्ताह में, एंड थर्ड स्टेज फोर्थ वीक में। तो 3 अलग अलग स्टेज डिवाइडेड है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज का मतलब है पहला सप्ताह में क्या क्या चेंजिंग हुआ वो बात करेंगे। सेकेंड स्टेज का हम बात कर रहे हैं, मतलब सेकेंड और थर्ड वीक में क्या क्या चेंजिंग हुआ वो बात करेंगे। एंड लास्ट में थर्ड स्टेज, मतलब कि चौथा सप्ताह में क्या क्या चेंजिंग हुआ वो बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट वीक से शुरू करते हैं। स्टेज 1 मतलब फर्स्ट वीक, इसमें क्या क्या देखेंगे। मोस्ट कॉमनली फीवर, फीवर लैडर लाइक। लैडर लाइक का मतलब कि इवनिंग में रेज करेगा, बुखार बढ़ना शुरू हो जाएगा, शाम 3-4 बजते बजते बुखार बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट इन मॉर्निंग फीवर इन लो ग्रेड, शाम होते होते उसको बुखार चढ़ना शुरू होगा, और 10-11 बजे रात तक ये मैक्सिमम चरम सीमा पे होगा, पीक पर होगा, और हाई फीवर होगा, कम से कम 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जरूर रहेगा रात में 10 बजते बजते। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब सोकर उठेगा तो आप देखेंगे फीवर घट गया, और ये करीब करीब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, बस इतना ही रह गया सुबह में। और दिन भर 98-99 रहेगा, फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहेगा, फिर शाम होगा तो फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक में लैडर लैडर में सीढ़ी की तरह ये शाम शाम होते होते चढ़ेगा, और सुबह होते होते ऐसे ऐसे करके उतर जाएगा। तो दैट फीवर इज कॉल्ड लैडर लाइक फीवर। सेकेंड, हालांकि फीवर बढ़ता है तो पल्स हमारा उसके अनुसार से बढ़ जाता है, लेकिन पल्स यहाँ लो हो जाएगा। लो हो जाएगा मतलब ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि पल्स जो है ना 60 से नीचे जाने लगेगा, जबकि फीवर जब भी हमारा रहा तो पल्स आप देखिएगा तो 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। नॉर्मली 70-75 होना चाहिए, 100-125 तक चला जाएगा। जितना फीवर हाई होता जाएगा पल्स हमारा बढ़ता जाएगा। लेकिन जब इसकी बात करें, टाइफाइड की बात करें, तो फीवर बढ़ेगा, लेकिन फीवर के साथ पल्स नहीं बढ़ेगा, पल्स घटेगा। ये दूसरा इसका एकदम स्पेसिफिक फीचर है। तीसरा, टंग, जीभ को देखेंगे तो मान लेते हैं ये जीभ है, और जीभ का ये मार्जिन है, किनारा है, तो ये कोटेड हो जाएगा, पूरा जीभ ऊपर वाला कोटेड हो जाएगा। कोटेड हो जाएगा मैंने गंदा सा मटमैला टाइप का, उस पर एक लेयर आपको दिखाई देगा। लेकिन ये ऐसा लगेगा ना जैसे मॉर्निंग में हम लोग टंग क्लीनर से जीभ साफ करते हैं ना, जीभ भी जिसको कहते हैं, बिना जीभ भी किए हुए कैसा एक लेयर सा दिखाई देगा, वैसे ही एक गंदा सा कोटेड लेयर दिखाई देगा ऊपर में। लेकिन मार्जिन किनारे किनारे, जीभ के किनारे किनारे देखें तो मार्जिन क्लियर रहेगा, मार्जिन क्लियर रहेगा। ये एक इसका एकदम से कॉमन फीचर है। बुखार चढ़ रहा है और इधर से उतर रहा है, पल्स घटा हुआ है, एंड टंग्स आर कोटेड एंड मार्जिन आर क्लियर। अगर ये 3 चीज देख लिया तो डॉक्टर ऐसे ही उसको टाइफाइड मान लेता है। फिर आगे वो सिर्फ अपने कंफर्मेशन के लिए वो डायग्नोसिस कराता है, वो इसी 3 चीज से कंफर्म हो गया। तो 3 चीज हो गया। अब उसके बाद चौथा पे आते हैं। एब्डोमिनल टमिडिटी, पेट फूल जाएगा। उस वक्त गर्गलिंग साउंड,
इन एब्डोमेन, पेट फूला रहेगा। गर्गलिंग साउंड माने गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज, जैसे ही आप कान लगाएंगे या स्टेथोस्कोप आला लगाएंगे पेट में, तो खासकर सीकम राइट साइड में जब भी देखेंगे ना, तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ की आवाज लगे, तो पेट में गड़गड़ाहट कुछ चल रहा है, तो दैट साउंड इज कॉल्ड गर्गलिंग साउंड, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज। तो गर्गलिंग साउंड वहां पे सुनाई देना शुरू करेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंडेड, फूला हुआ तो डिस्टेंडेड तो रहेगा ही, डिस्टेंडेड में फैला हुआ। एंड इनिशियली कॉन्स्टिपेशंस, कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाई डायरिया। शुरू में एक दो दिन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन माने कब्जियत हो जाएगा, और एक दो दिन के बाद उसको डायरिया हो जाएगा। और डायरिया भी कैसा होगा, तो पियास ऑफ डायरिया, पियास ऑफ डायरिया, ये इसका स्पेशल फीचर है। पियास ऑफ डायरिया का मतलब है साबूदाना, पेट खराब हो जाएगा। और स्टूल मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो बोले कि पूरे टॉयलेट सीट पर साबुदाना साबुदाना जैसा फुटका 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 चारों तरफ निकलता है स्टूल। तो दैट टाइप ऑफ डायरिया इज कॉल्ड पियर्स ऑफ डायरिया। तो पियर्स ऑफ डायरिया इज द स्पेशल फीचर ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड और पाराटाइफाइड में ही पियर्स ऑफ डायरिया देखने को मिलेगा। तो इनिशियली कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय डायरिया, डायरिया इज पियर्स ऑफ डायरिया। इसके बाद कॉमन फीचर एनोरेक्सिया, नॉजिया, कभी कभी वोमिटिंग। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, उसकी भूख मर जाएगी। नॉजिया वोमिटिंग की टेंडेंसी एंड वोमिटिंग, ज्यादातर नॉजिया ही होता है, वोमिटिंग उबका ही आएगा लेकिन होगा नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं में ये वोमिटिंग भी शुरू हो जाता है। उस पर टिपिकल रैसेस, दैट इज कॉल्ड रोज स्पॉट रैसेस। रैसेस का मतलब होता है जुलपित्ती। तो पेट को अगर ज्यादातर पेट में ही होता है, पेट को देखेंगे ना तो ऐसा 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 करके ये जुलपित्ती आपको दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, देख के कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं गुलाब का कोई डायग्राम तो नहीं बना दिया है, मिलता जुलता। तो इसीलिए उस रैसेस को हम लोग रोज स्पॉट रैसेस के नाम से जानते हैं। जैसे पियर्स ऑफ डायरिया इसका स्पेशल फीचर है, वैसे ही रोज स्पॉट रैसेस जुलपित्ती इसका स्पेशल क्लिनिकल फीचर है। यहां तक कोई दिक्कत? फर्स्ट वीक में पहला सप्ताह में इतना ही चीज देखेंगे हम लोग। कुछ पूछना है यहाँ तक? यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है? सर लास्ट पॉइंट में क्या बोले, फिर से बता दीजिएगा। ये टिपिकल माने एक खास ड्रेसेस सर रोज। लास्ट से 2 पॉइंट ऊपर वाला भी बता दीजिएगा सर। कौन सा? ये एनामेजिक या नहीं सर, लास्ट से 2 पॉइंट ऊपर। लास्ट पॉइंट, अच्छा ये वाला, ओके। यस सर। जैसे ये एब्डोमेन हुआ ना, एब्डोमेन को देखेंगे कपड़ा हटा के तो ऐसा 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 करके जुलपित्ती, जुलपित्ती का मतलब रैसेस, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये स्पॉट। तो जब भी शरीर में ऐसा कोई स्पॉट आता है तो उसको हम लोग रैसेस बोलते हैं। रैसेस का हिंदी होता है जुलपित्ती। जनरली हम लोग पटना में इसको जुलपित्ती के नाम से जानते हैं और तुरंत एंटी एलर्जिक खिला देते हैं। तो रैसेस तो हुआ ही है, लेकिन ये रैसेस जो है ना, गुलाब की पंखड़ी, गुलाब का फूल जो होता है ना, वैसा दिखाई देगा। तो रैसेस अलग अलग होता है, गोल भी होता है, चकत्ता भी होता है, बहुत हर बीमारी में अलग अलग होता है।
लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये गुलाब के फूल की तरह दिखाई देगा, लगे कि गुलाब का फूल वहां पे कोई चिपका दिया है। तो उस रैसेस को स्पेसिफिक रैसेस नाम देते हैं, और उसका नाम दे दिए रोज स्पॉट रैसेस। तो रोज स्पॉट रैसेस खासकर एब्डोमेन में, चेस्ट में, बटक में ये सब देखने को मिलेगा। उसके पहले बोले थे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाना, खाना खाने की इच्छा उसकी मर जाएगी। और अगर खिला भी दे रहे हैं, खाना तो इच्छा तो मर ही गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो चुका, और उसके बाद भी अगर खा ले रहा है या खिला देना है तो देह में नहीं लगने वाला है, इसलिए उसको डायरिया हो रहा है, पियर्स ऑफ डायरिया, तो ऐसे भी उसको लगने वाला नहीं है, या फिर नौजिया हो जाएगा। सेकेंड बोले थे नौजिया। नौजिया का मतलब होता है ना वोमिटिंग की टेंडेंसी, वोमिटिंग नहीं होना, उबकाई आना, सिर्फ लगे कि वो कर रहा है लेकिन वोमिटिंग नहीं कर रहा है। तो एनोरेक्सिया भूख मर जाएगा और नौजिया हो जाएगा। साथ में कुछ ऐसे पर्सन है नौजिया के साथ उनको वोमिटिंग भी होने लगता है, उल्टी भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को नौजिया ही होता है, कुछ लोगों को वोमिटिंग। इतना ये फर्स्ट वीक में पूरा एक सप्ताह यही सब चलता रहेगा। अब आते हैं सेकेंड टू थर्ड वीक, सेकेंड स्टेज 2 में आते हैं। स्टेज 2 इट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड वीक। इसमें अब क्या क्या होगा, इसका क्लिनिकल पिक्चर अब अलग हो जाएगा थोड़ा। ये पीक फॉर्म है, ये सेकेंड एंड थर्ड स्टेज पीक फॉर्म है। यहाँ पे डिजीज अपने सबसे चरम अवस्था में रहता है और बहुत डेंजरस स्टेज है, और यही सेकेंड एंड थर्ड वीक में ही जान बचाना होता है। पेशेंट को लाइफ सेव करना है, तो ये सेकेंड थर्ड स्टेज ही बहुत डेंजरस है। फर्स्ट स्टेज में जान नहीं जाती है, लेकिन सेकेंड थर्ड स्टेज में थोड़ी भी मिस्टेक या ट्रीटमेंट में डिले हो जाना, जान चली जाएगी। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग पीक फॉर्म में सबसे ऊपर वाला बीमारी का लक्षण दिखाई देने लगे। सबसे पहले फीवर पर आते हैं। फीवर अब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अभी तो बात किए थे कि रात में चढ़ा था 10-11 बजे मैक्सिमम, और सुबह होते होते बहुत कम, लो ग्रेड 98-99 पर आ गया। लेकिन बोलता है कि इवनिंग माने नाइट एंड मॉर्निंग, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन मात्र 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही रहेगा। मैंने रात में अगर 104 बुखार है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो सुबह में आप देखेंगे तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, बस इतना ही 2 डिग्री का अंतर रहेगा। अगर रात में 105 बुखार चढ़ा है तो सुबह में 103 डिग्री रहेगा। रात में अगर 106 डिग्री बुखार चढ़ा है तो सुबह में 104 डिग्री रहेगा। कहने का मतलब फीवर कंटिन्यूअस स्टेज में रह जाएगा और हाई फीवर रहेगा, सुबह से लेकर रात तक हाई फीवर, मैंने बुखार उतरेगा ही नहीं। आप दवा पैरासिटामोल देते जा रहे हैं, लेकिन डिफ्रेंसिएशन इतना कम जाएगा ना, दवा देने के बाद भी थोड़ा कमेगा, 102 से थोड़ा कमेगा, फिर 1 घंटा के बाद फिर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंड एंड थर्ड वीक मैंने 15 दिन का जो 14 दिन का जो पीरियड है, इसमें बुखार एकदम से कंटिन्यू रह जाएगा सुबह से लेकर रात तक। उसमें पल्स पल्स और भी कमना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 करके पल्स और भी घटना शुरू हो जाएगा, 60 से भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो डर रहेगा कहीं सर्कुलेटरी फेल्योर ना हो जाए। उसको टंग, जीभ जो अभी कोटेड था, यहां पर हेविली कोटेड हो जाएगा। हेविली कोटेड मैंने खूब जीभ पर, ये जो जीभ है, जीभ पर खूब मोटा लेयर, बहुत मोटा लेयर ऐसा करके चढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये स्यूडो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ही डेवलप कर जाता है जो गंदा दिखाई देता है। टंग यहाँ पर हैवली, फर्स्ट वीक में कोटेड था, सिर्फ आया था, यहाँ पर हैवली कोटेड, काफी मोटा वहां पे दिखाई देगा, लेकिन मार्जिन अभी भी क्लियर रहेगा। गर्गलिंग कंटिन्यू,
अराउंड सिकम, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सिकम। तो सिकम के अराउंड में गर्गलिंग, गुड़गुड़ 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 की आवाज राइट साइड में। आप जब भी स्टेथो लगाएंगे तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज, अगर स्टेथो नहीं भी लगाएंगे, आप कान भी लगाएंगे तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज कंटिन्यू सुनाई देती रहेगी। रैसेस फुल्ली डेवलप ऑन बॉडी, हो सकता है कि पेट से, बटक से हटके, वहां तो है इस साथ में पैर हाथ में भी, जांग में, बैक साइड ऑफ द थाई, गर्दन, ये सब जगह में रैसेस, ये जो रोज स्पॉट रैसेस था पूरे शरीर में अब फैल जाएगा। उसके बाद टाइफाइड इंसेफेलोपैथी, यही सबसे डेंजर चीज है, टाइफाइड इंसेफेलोपैथी। ये डेवलप कर देगा। इंसेफेलोपैथी का मतलब कि ब्रेन में इसका असर अब आना शुरू कर देगा। जो साल्मोनेला था उसका असर अब ब्रेन पर आना शुरू करेगा। क्या हो जाएगा? तो डेलीरियम, आइंसोमिनिया। डेलीरियम का मतलब होता है कंफ्यूजन के स्टेज में आ जाएगा। आइंसोमिनिया, उसकी नींद भाग जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगा ना कि बैठ जाएगा, पेशेंट बिछावन पर बैठ जाएगा, और बैठ जाने के बाद जैसे चादर है तो आपको ध्यान नहीं देगा कौन है, कि चादर को पकड़ लेगा कोना, और ऐसे ऐसे करके बिना कारण का ऐसे ऐसे करके मोड़ते रहेगा, या फिर चादर का कहीं रेसा है ना उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके धर के खींचता रहेगा, एक धागा ऐसे ऐसे करके निकालता रहेगा। तो इसका मतलब नहीं कि वो खेल रहा है, इसका मतलब है ना कि ब्रेन का लेवल है ना धीरे 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 करके उसमें डिटोरिएशन शुरू हो रहा है। तो ये बहुत डेंजरस स्टेज है। इंसेफेलोपैथी में चला गया तो अब इसके बाद ये आगे कोमा में ही जाएगा। तो कोमा में चला जाएगा तो फिर जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। आपको देखेंगे वो बैठ जाएगा, अब बैठ के चादर पकड़ के या तो चादर को ऐसे 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 कर मोड़ने लगेगा, कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, और उससे भी ज्यादा वो धागा पकड़ लेगा और एक एक धागा को पकड़ के उसमें से ऐसे ऐसे करके खींचता रहेगा, और आपकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं देगा, कुछ बोल भी रहे ना तो सुनेगा नहीं, वो अपना ऐसे ऐसे करके खींचता रहेगा। तो दैट इज द टाइफाइड इंसेफेलोपैथी। इसमें नींद मर जाएगा, और सीट बैठने के बाद चादर को इरिटेटिंग बेड क्लॉथ, ये बड़ा डेंजरस स्टेज है। ये नजर आ गया तो इसका मतलब है कि बहुत खराब स्थिति में है, टाइफाइड सबसे वर्स्ट स्थिति में चला गया, यहाँ पे जान के लाले पड़ सकती है। लास्ट में मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजियल इरिटेशन मतलब छटपटाने लगेगा, कभी गर्दन इधर ले जाएगा कभी गर्दन उधर ले जाएगा, कभी पेन बताएगा, तो एकदम से मेनिंजियल लेयर में वहां पे इंफ्लामेटरी सिम्टम चला गया। तो ये इससे भी ज्यादा खराब स्टेज अब लास्ट वाला। यहाँ के बाद मेनिंजियल इरिटेशन के बाद ये फिर कोमा में चला जाएगा। अगर यहाँ नहीं सुधार हुआ तब यहाँ से ये पेशेंट कोमा में चला जाएगा। ये थर्ड स्टेज के एकदम से बिल्कुल लास्ट। और उसके बाद हेमरेज, अब स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हेमरेज एंड परफोरेशन होगा, तो जैसे ही जो पियर्स ऑफ डायरिया था, पियर्स ऑफ डायरिया के साथ ब्लड आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके स्टूल से ब्लड पास आउट होने लगेगा। इतना आपका सेकेंड स्टेज, मतलब कि सेकेंड एंड थर्ड वीक में देखने को मिलेगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है यहाँ तक? बड़े आगे फिर बढ़ रहा है क्या, मिटा रहे हैं हम? थर्ड स्टेज में आ रहे हैं। फिर 2 मिनट का हमको रेस्ट दीजिए, तो पानी वानी पी लेते हैं।
थर्ड स्टेज में आते हैं। इट मीन्स फोर्थ वीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकवरी फेज। बीमारी जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे ये धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। क्या क्या ठीक होगा? पहला, फीवर लोअर डाउन ग्रेजुअली। जो 104-5 डिग्री बुखार था कमने लगेगा, धीरे 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 करके ये धीरे धीरे करके घटने लगेगा। 102 डिग्री होगा, फिर 100 डिग्री होगा, फिर 99 होगा, फिर 98 में। ग्रेजुअल, एक दिन में कुछ नहीं होगा। धीरे 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 करके पहला दूसरा तीसरा दिन होते होते कमना शुरू हो जाएगा। तो स्लोली लोअर डाउन, एकदम आराम से धीरे धीरे करके घटेगा वो। उसके बाद गर्गलिंग डिसअपियर, खत्म होने लगेगा। पिया सॉप डायरिया डिसअपियर, ये भी खत्म हो जाएगा। हेपेटाइट रिटर्न, नोजिया वोमिटिंग लॉस्ट, खत्म हो जाएगा। रैसेस
disappear. पूरा चौथा सप्ताह में 7 दिन का पीरियड में धीरे धीरे करके सबसे पहले फीवर घटेगा। जो फीवर सबसे खराब स्थिति में था वो धीरे धीरे करके कमना शुरू हो जाएगा। पेट में जो गुड़गुड़ाहट था वो कमेगा। जब गुड़गुड़ाहट कमेगा मतलब कि जो टमिडिटी था, पेट जो फूला हुआ था, वो भी धीरे धीरे करके अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाएगा। डायरिया जो हो रहा था, डायरिया बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके डायरिया होना एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके बाद भूख जो मर चुका था, एनोरेक्सिया था, वो लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट माने भूख लगना, तो जो लॉस ऑफ एपेटाइट था वो रिटर्न हो जाएगा, धीरे धीरे करके वापस लौट आएगा। एंड नोजिया वोमिटिंग लॉस्ट, जो वोमिटिंग का टेंडेंसी था या वोमिटिंग हो रहा था वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। एंड रैसेस, जो जुलपित्ती शरीर पर हो गया था, रोज स्पॉट, वो अभी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। स्किन एकदम से बिकम्स नॉर्मल। इंसेफेलोपैथी, जो टाइफाइड इंसेफेलोपैथी था, बिकम्स टू नॉर्मल, वो अभी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। जो दिमागी परेशानी थी या दिमागी प्रॉब्लम सामने आ रहा था वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। चौथा सप्ताह में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन रह जाएगा तो वीकनेस फॉर लॉन्ग टाइम, इवन 1 और 2 मंथ। मतलब कमजोरी उसको बहुत ज्यादा रह जाएगा। सब ठीक हो जाएगा लेकिन कमजोरी रह जाएगा, और कमजोरी बड़ी लंबा समय तक जाएगा। हो सकता है कि महीना 2 महीना तक उसको लगातार कमजोरी रहे, और धीरे धीरे करके इसमें सुधार आएगा। वीकनेस रह जाएगा और वीकनेस रिकवर होने में 1 से 2 महीना का टाइम लगेगा। बहुत आराम से धीरे धीरे करके वो रिकवर होगा। यहाँ तक कुछ पूछना है चौथा सप्ताह में? यहाँ पे बीमारी खत्म हो गया। 4th स्टेज आके बीमारी खत्म हो जाता है। कुछ पूछना है यहाँ तक या फिर आगे बढ़े? अब कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि बीमारी का लक्षण जो डेवलप किया बीमारी, कोई बड़ा दूसरा प्रॉब्लम तो दे नहीं गया जो आने वाले टाइम में परेशान करेगा, या जिसकी वजह से जान लेवा कुछ डेंजरस स्टेज आ जाएगा। इसमें पहला आता है हैमरेज। बार बार बोल रहे हैं कि इंटेस्टाइनल हैमरेज हो जाएगा। सेकंड, परफोरेशन, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन। थर्ड, टाइफॉइड इंसेफेलोपैथी। ये 3 बहुत कॉमन है। हैमरेज, जितना ज्यादा हैमरेज होगा ब्लड लॉस होगा, ये कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन करेगा। परफोरेशन, छेद हो जाएगा इंटेस्टाइन में, खासकर पेरिक पेज के पास। तीसरा, टाइफाइड इंसेफेलोपैथी हो गया तो ब्रेन का पार्ट कुछ डैमेज हो गया, मान के चले उसकी रिकवरी नहीं होगी। अगर ब्रेन का पार्ट किसी वजह से डैमेज हो गया तो ये परमानेंट सेटअप है। एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, इसकी रिकवरी नहीं होगी, फिर जीवन में कभी नहीं होगी। वो पेशेंट उसी ढंग का रह जाएगा। जो लॉस्ट हो गया सो हो गया। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी हो जाएगा। उसमें खतरा रहेगा ब्रोंको निमोनिया। वीकनेस बहुत ज्यादा है तो निमोनिया होने का, ब्रोंको निमोनिया होने का खतरा पेशेंट में बहुत ज्यादा रहेगा। या कॉलिसिस्टाइसिस, कॉलिसिस्टाइसिस में गोल ब्लैडर में, चूंकि बताया था ना कि कैरियर के रूप में गोल ब्लैडर में चला जाता है, तो कॉलिसिस्टाइसिस गोल ब्लैडर में कहीं पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कर सकता है। कई बार मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस का मतलब कि मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के मसल्स में भी साल्मोनेला टाइफी की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है।
ये सब जानलेवा साबित होता है। तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, गोल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर हार्ट के मसल्स में इन्फ्लामेशन हो गया, ये सब भी बीमारी साथ में हो सकता है कि हो जाए। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आता है। जांच में क्या क्या देखेंगे? सर हाँ, सर निमोनिया तो सुने हुए हैं, ब्रोंको निमोनिया ये क्या होता है सर? ब्रोंको जैसे ये ब्रोंकियल ट्यूब हो गया है ना, ये ट्रैकिया हुआ, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकियल ट्यूब हो गया, और लास्ट में एल्वियोलर डक्ट होता है और इसमें एल्वियोलाई होता है। तो ज्यादातर निमोनिया एल्वियोलाई का प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन कई बार इसके वजह से जो टाइफाइड है उसके वजह से एल्वियोलाई के साथ साथ ये ब्रोंकियल जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो देख रहे हैं इसमें भी इन्फ्लामेशन हो गया, निमोनिक इन्फेक्शन की वजह से इसमें भी इन्फ्लामेशन हो गया। जब एल्वियोलाई के साथ साथ ये ब्रोंकियल ट्यूब में भी इन्फ्लामेशन होगा तो उसको निमोनिया नहीं बोल के हम लोग ब्रोंको निमोनिया के नाम से जानते हैं। इसमें ट्यूब इन्वॉल्व हो गया, अदरवाइज एल्वियोलाई ही सिर्फ निमोनिया में इन्वॉल्व होता है। जब ये ट्यूब इन्वॉल्व हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब इन्वॉल्व हो गया, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड ब्रोंको निमोनिया। तो यहाँ पे ब्रोंको निमोनिया होने का खतरा है, मतलब निमोनिया से ज्यादा खराब स्थिति। इन्वेस्टिगेशन पे आता है। बस 2-3 जांच ही है। पहला, टोटल काउंट, टोटल काउंट कराएंगे कोई भी इन्फेक्शन में। याद रखिए कि WBC, टोटल काउंट का मतलब WBC के सेल का काउंट कर रहे हैं, तो WBC का काउंट हमेशा बड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ल्यूकोपेनिया मिलेगा। ल्यूकोपेनिया मतलब कि WBC का काउंट, टोटल काउंट जो है घट जाएगा। होना चाहिए उसको 4000 से 10,000 के बीच में, नॉर्मल वैल्यू है। और इन्फेक्शन के केस में 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, 12,000, 15,000, 20,000, जितना सीवियर इन्फेक्शन उतना ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ होगा उल्टा, घट जाएगा। ये नॉर्मल वैल्यू जो 4,000 से 10,000 था उससे घट के ये 3,000 से 6,000 के बीच में आ जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। तो जैसे ही WBC टोटल काउंट का जांच कराएंगे बस उसमें ल्यूकोपेनिया दिखाई देगा। उसके बाद विडाल टेस्ट कराएंगे। विडाल टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। सीरम का टेस्ट जैसे ही करवाएंगे, विडाल टेस्ट इसका सबसे रिलायबल जांच यही है। विडाल टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा। थर्ड, कल्चर ऑफ बैसिली। कल्चर ऑफ बैसिली या तो ब्लड का कराएंगे या स्टूल का कराएंगे, दोनों में साल्मोनेला प्रेजेंटेशन। कल्चर कराएंगे, ब्लड का कल्चर करा देंगे, स्टूल का कल्चर। तो ब्लड का कल्चर तो फर्स्ट वीक में, जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में तभी तक मिलेगा। उसके बाद जब एक बार इंटेस्टाइन में सेटल हो जाएगा तो ब्लड में नहीं मिलेगा, तब स्टूल में मिलेगा। तो स्टूल का कल्चर कराएं या ब्लड का कल्चर कराएं, दोनों में साल्मोनेला टाइफी का प्रेजेंटेशन वहां पे मिलेगा। तो ये 3 टेस्ट सफिशिएंट है। लेकिन सबसे कॉमन टेस्ट या सबसे ज्यादा विश्वसनीय है तो वो विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब टाइफाइड है। अगर विडाल टेस्ट फॉर पाराटाइफाइड लिख दिया तो मतलब टाइफाइड नहीं, तो उसको पाराटाइफाइड। सर हाँ, ये जो ल्यूकोपेनिया है जो 3,000 से 6,000 होता है, तो ये नॉर्मल रहेगा? ये जो कंडीशन है 3,000 से 6,000 में नॉर्मल रहेगा कि इफेक्टेड रहेगा? मेरा पहले पूरा बात सुन लीजिए तब क्वेश्चन कीजिएगा।
हम कह रहे हैं कि टोटल काउंट जो नॉर्मल पर्सन में उठाते हैं तो करीब करीब 4,000 से 10,000 हम लोग का नॉर्मल टोटल काउंट है। ठीक है, हर लैब अलग अलग देगा, कोई 11,500 तक देगा, कोई 9,000 तक देगा, लेकिन एवरेजली 4,000 से 10,000 के बीच में है। तो कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें WBC का अमाउंट बढ़ना चाहिए। तो यहां भी इन्फेक्शन है तो WBC के अमाउंट को बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन हो रहा उल्टा। तो नॉर्मल जो 4,000 से 10,000 का बीच का उसका रेशियो होना चाहिए, उससे भी घट गया और घट के 3,000 से 6,000 के बीच में आ गया। और जब 3,000 से 6,000 के बीच में आ गया तो उस कंडीशन को हम लोग ल्यूकोपेनिया के नाम से जानते हैं। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ेगा, लेकिन टाइफाइड एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें WBC का अमाउंट नॉर्मल वैल्यू से भी घट जाएगा, मतलब ल्यूकोपेनिया का स्टेज डेवलप करेगा। अब पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर विडल टेस्ट फिर से बता दीजिएगा क्या होता है। विडाल टेस्ट जैसे सीरम, जैसे ये ब्लड यहाँ से लिए ना, ब्लड कहीं से कलेक्ट किया गया, तो ब्लड में दो पार्ट है ना, एक हमारा कार्पसल्स है, WBC RBC एंड प्लेटलेट्स, एंड दूसरा हमारा प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में ना जितने कंटेंट हम लोग खाना का लेते हैं, या ऑक्सीजन का कंटेंट है, या फिर कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है, तो इसमें ये प्लाज्मा में मौजूद रहता है, कार्पसल में मौजूद नहीं रहता है। कार्पसल में WBC RBC प्लेटलेट, इसको मोड़ दिए, ये प्लाज्मा में मौजूद है। तो प्लाज्मा को ही हम लोग सीरम भी बोलते हैं। तो सीरम की सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है किट से। तो सीरम में अगर ये टाइफाइड प्रेजेंट रहेगा ना, तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव, उसमें सेंसिटिविटी टेस्ट कलर चेंज करके पॉजिटिविटी बताएगा। तो वही विडाल टेस्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव है। ये सीरम का टेस्ट है, बट सीरम तक का टेस्ट का मतलब कि प्लाज्मा को निकाल के उस किट्स में डाल के उसको टेस्ट किया गया। तो अगर पॉजिटिव आता है तब उसको मान के 100% वो टाइफाइड है। और अगर निगेटिव आता है लेकिन ल्यूकोपेनिया है, तो इसका मतलब कि टाइफाइड नहीं होके कोई दूसरा डिजीज तो नहीं है, उसको देखना होगा। ये सीरम का टेस्ट, हमेशा सीरम का टेस्ट करते हैं इसमें। सर सीरम में क्या प्रेजेंट रहता है। सीरम में जितने कंटेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब, जैसे प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन्स, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन्स। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, पोटेशियम, सर ये वो मौजूद नहीं रहेगा। बोल रहे तो जब पॉजिटिव रहता है तब क्या प्रेजेंट रहता है। नहीं समझे, पॉजिटिव जैसे रहेगा ना, जैसे ये लिख देता हूँ अलग से। सीरम का टेस्ट है ये, इसका स्पेसिफिक नाम है विडाल टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, सीरम को किट्स के साथ, जो स्पेसिफिक किट्स होता है उसके साथ ये रिएक्ट कराया जाता है। अगर रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्शन करता है, मतलब कि रिस्पॉन्ड देता है, ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। और रिस्पॉन्ड तभी देगा जब साल्मोनेला टाइफिक है, माने जो बैक्टीरिया था उसके टॉक्सिन्स अगर सीरम में मौजूद है, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मौजूद था वैसे ही उसका टॉक्सिन मौजूद है, तो ये किट्स उसके प्रति रिस्पॉन्ड देगा, रिएक्शन करेगा, तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन अगर उसमें उसकी टॉक्सिन्स मौजूद नहीं है तो इस किट्स को उसके साथ प्लाज्मा के साथ मिलाएंगे तो कोई रिएक्शंस नहीं करेगा, तब उसको निगेटिव मानेंगे। तो रिस्पॉन्ड देखा जाता है कि उस किट के साथ हम पेशेंट का सीरम को डालें तो रिएक्शन होता है कि नहीं। अगर रिएक्शन हो गया तो पॉजिटिव। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। पहला, क्लासिकल क्लिनिकल ट्रेल्स, इसमें 2-3 चीज लेंगे, फीवर, पिया, सॉप, डायरिया, एंड कोटेड टंग। किसी भी पर्सन को क्लिनिक में बुला के ये 3 चीज मिल रहा है। फीवर बता रहे हैं कि सुबह से शाम तक चढ़ता जाता है,
डायरिया बता रहा है कि फुटका फुटका पतला पकाना हो रहा है। एंड कोटेड टंग, कोटेंगे जीभ आप निकलवा के देख लीजिए, उसमें आपको लगे कि काई जैसा जमा हुआ है और मार्जिन साफ है, मार्जिन क्लियर है। बस इसके आधार पे एक क्लिनिकल ट्रायल के आधार पे करते हैं। सेकेंड, अगर जांच आपने करवा लिया तो ल्यूकोपेनिया मैंने WBC का अमाउंट घटा हुआ। तीसरा, पॉजिटिव ब्लड कल्चर, इसके आधार पर कर लेंगे, और नहीं तो फिर पॉजिटिव विडाल टेस्ट। यही तीनों के आधार पर ऊपर वाला इसे क्लियर हो जाता है। बाकी जांच तो बाद में चलता है, पहले दवा तो उसी के अनुसार से शुरू कर देते हैं। ये सब रिपोर्ट आने में, विडाल टेस्ट का रिपोर्ट आने में करीब करीब 12 से 14 घंटा लगेगा। कल्चर आने में 2 से 3 दिन, 48 घंटा का समय लगेगा। तो मेडिसिन पहले सिर्फ वो जीभ देख के, डायरिया के बारे में बात करके और बुखार देख के शुरू कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे लास्ट। ट्रीटमेंट 3 फेज में डिवाइडेड है। एक रेस्ट, सेकेंड डाइट, थर्ड ड्रग्स एंड फोर्थ प्रोफाइलैक्सिस। चार डिफरेंट टेक्निक का कॉम्बो, चारों को मिला के देते हैं। एक एक करके बात करते हैं। पहला, रेस्ट। टिल द सिम्टम सबसाइड्स। रेस्ट तब तक देंगे जब तक कि सारा सिम्टम खत्म नहीं हो जाए, मतलब बुखार खत्म नहीं हो जाए, वोमिटिंग बंद ना हो जाए, डायरिया बंद नहीं हो जाए, इंसेफेलोपैथी ना ठीक हो जाए, तब तक वो रेस्ट में रहेगा। मतलब कि कंप्लीट 4 वीक्स वो आराम की स्थिति में रहेगा। कंप्लीट बेड रेस्ट और बेड रेस्ट में अंतर है। यहाँ पर बेड रेस्ट देंगे। बेड रेस्ट देंगे का मतलब होता है कि वो टॉयलेट, बाथरूम, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मैंने अपने से ब्रश करना, टॉयलेट जाना, अगर नहाना है तो नहा सकता है, इतना चलने के लिए अलाउड है। और उसके बाद ऐसे ही करके सीधे वो बेड पे चला जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब कि पैखाना पेशाब सब बिछावन पे कराना है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं देके सिर्फ ओनली बेड रेस्ट दे रहा है। कब तक? जब तक कि सारा सिम्टम खत्म नहीं हो जाए। सेकेंड, डाइट पे आते हैं। डाइट में इनिशियली इजिली डाइजेस्टेबल ब्लैंड डाइट, एकदम से सुपाच्य, इजिली डाइजेस्टेबल मैंने एकदम से सुपाच्य खाना। एंड ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब बिना मसाला का, तेल की मतलब, चूंकि इंटेस्टाइन परफोरेट है, हेमरेज है, अल्सरेशन है, तो आप देंगे तो बढ़ेगा, प्रॉब्लम और बढ़ेगा, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो एकदम सादा खाना, एकदम हल्का नमक डाल के बिना तेल घी मसाला का उसको खाना देना है। अब उसमें खाना में क्या क्या देंगे ये बात कर रहे हैं। जब तक उसको डायरिया है, नोजिया है, वोमिटिंग है, ये 3 चीज जब तक है उसको लगातार हो रहा, तब तक लिक्विड डाइट देंगे। लिक्विड डाइट में क्या देंगे? फ्रूट जूस देंगे, मिल्क देंगे, हॉर्लिक्स देंगे, बार्ली देंगे। एकदम हल्का खाना, कोई भी सॉलिड डाइट नहीं देना तब तक जब तक डायरिया उसका खत्म नहीं हो जाए, नोजिया वोमिटिंग खत्म नहीं हो जाए, तब तक बस यही लिक्विड पर रखता है। जब एक बार ये सब खत्म होने लगे
डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया जब खत्म होने लगे तब उसको सेमी सॉलिड डाइट पे लेके आएंगे। उसको सेमी सॉलिड डाइट में क्या देंगे? स्वीटेंड राइस। स्वीटेंड राइस का मतलब खीर हो गया। उसको वेल रिपेंड राइस, जिसको बोलते हैं हम लोग मरगिल्ला भात, मैंने एकदम गीला भात जिसमें मार शामिल हो। स्वीटेंड पोटैटो ये हो गया। स्वीटेंड राइस मैंने खीर, वेल रिपेंड डाइट मैंने मरगिल्ला भात। उसके बाद मेस्ड स्वीटेंड पोटैटो। मिक्स्ड स्वीटेंड पोटैटो का मतलब कि शकरकंद को बॉयल करके उसको चूर कर देना है, और चूर करने जैसे दूध में उसको मिला दिए और उसको दिए, तब मैंने चोखा की तरह कन्वर्ट करके उसको सॉलिड नहीं देना है। तो मिक्स्ड स्वीटेंड पोटैटो, मैंने स्वीटेंड पोटैटो में शकरकंद को उबाल देना है, उबाल के उसको चूर के उसको दूध वगैरह में डाल के उसको दे देना है। बस इतना ही सब डाइट देना है। खिचड़ी दे सकते हैं। खिचड़ी ये शामिल कर सकते हैं। एंड जब एक बार सब कुछ खत्म हो जाए, बीमारी चौथा सप्ताह में चला जाए, सब धीरे धीरे करके सेटल डाउन, तब सॉलिड डाइट में जो जैसे पहले खा रहे थे वैसे खाना में उसको डाइट देना शुरू कर देना है। लेकिन स्टेज बाय स्टेज, पहले लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड एंड लास्ट में सॉलिड डाइट। यहां तक किन्हीं को कुछ पूछना है? तब ड्रग्स पे हम आ जाएंगे। स्पेसिफिक ड्रग्स, पहले तो क्लोराम फेनिकोल ही चलता था। ये बहुत पुरानी दवा है। बेस्ट चॉइस पहले यही हुआ करता था। सीधे इसका 0.5 ग्राम BID सुबह शाम, क्लोराम फेनिकोल का 0.5 ग्राम सुबह शाम। और अगर सीवियर कंडीशन है, सीवियर मैंने बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, तब 6 आवरली। अगर स्थिति ज्यादा नहीं खराब है तो BID सुबह शाम, अदरवाइज 6 आवरली, 6 घंटा तक उसको कंटिन्यू देते रहेंगे जब तक टेम्परेचर सबसाइड नहीं करे। ये कंटिन्यू देते रहेंगे। अगर एक बार सुधार आ गया तो डोज को घटा देंगे और 0.25 ग्राम का देंगे 6 आवरली, आधा डोज कर देंगे। शुरू में 0.5 ग्राम, उस पर 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा फीवर सुधार है तो 0.25 ग्राम, मैंने बिल्कुल जितना जो डोज दे रहे थे उसका आधा कर देंगे। और 3 दिन तक, 3 से 7 दिन का ये कंटिन्यू कोर्स इसको लगातार देंगे। ये बहुत पुरानी दवा है लेकिन इसका बहुत साइड इफेक्ट है। ये जो क्लोराम फेनिकोल दे रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, खासकर बोन मैरो में इसका बहुत बैड इफेक्ट है। तो नाउ एड क्लोराम फेनिकोल को हटा के अभी सिप्रोफ्लोक्सासिन देते हैं। सेकेंड सिप्रोफ्लोक्सासिन, कितना देंगे? सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg BID सुबह शाम शुरू में देंगे 5 to 7 डेज, मैंने ओरली लगातार इसको 500 mg सुबह में, 500 mg शाम को, 5 से 7 दिन।
और 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन तक लगातार देंगे। अगर मोस्ट सीवियर केसेज है तब उसके बाद आईवी ड्रिप दे देंगे। अगर ज्यादा खराब स्थिति इंसेफेलोपैथी डेवलप कर गया तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओरली 500 mg नहीं देके इसको आईवी ड्रिप में देना शुरू कर देंगे। लेकिन ज्यादातर क्लोरामफेनिकोल जिसको सूट नहीं करता है, या फिर चिल्ड्रेन जो 17 साल से नीचे है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन वहां मना होता देने के लिए, तो उसको नहीं देखे तो फिर तीसरा ड्रग्स वहां पे शामिल करेंगे। अगर कंट्राइंडिकेटेड है तो वहां सिप्रियाजोन तब शामिल कर देंगे। ये तीसरा ड्रग्स है। सिप्रियाजोन बेटर होगा 4 ग्राम आईवी 2 से 3 दिन तक लगातार। मैंने सुबह में 2 ग्राम दे दिए, शाम को 2 ग्राम दे दिए, 4 ग्राम आईवी उसको सुबह शाम कंप्लीट कर देना है। ये 2 से 3 दिन देना है, उसके बाद बंद कर देना है। अगर उससे भी नहीं सुन रहा है तब फिर एमॉक्सिसिलिन ग्रुप का दवा एमॉक्सिसिलिन 750 mg BID 750 mg का BID सुबह शाम। और अगर सीवियर है, बहुत ज्यादा सीवियर है, तो ये भी 6 आवरली सीवियरिटी के आधार पर डोज को कम बेस कर सकते हैं, तो 6 घंटा फिर इसको देते हैं। लेकिन ज्यादातर वेट होता है ना BID, ज्यादा एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा नहीं देने का है। इतना में से कोई भी एक एंटीबायोटिक्स देना सबसे बेस्ट अभी चॉइस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और नहीं तो बच्चे में सिफ्रियाजोन। ये दोनों में से कोई एक चॉइस रखते हैं। लास्ट में आता है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है बचाव, कैसे इससे बचा जाए। तो इसका एक हाँ हेलो सर, सर इसका साइड इफेक्ट भी बता देते तो अच्छा ये तो पढ़ाएंगे ना, एनेस्थीसिया जो बताएंगे ना, तो हमको ये भी बताना है, ये भी बताना है, सब आएगा। ये सारा बताना है, ये सारा ग्रुप बताना है, तो उसमें इसको ये तो लिख दिए ना पूरा डिटेल। ऐसे पूछ लिए तो बता देते। सिप्रोफ्लोक्सासिन जब देते हैं ना, तो 17 साल के नीचे का बच्चा जो कार्टिलेज है जहां से बोन ग्रोथ होता है वो सीज हो जाता है, या तो उसकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाएगी, और नहीं लंबाई बढ़नी बंद होगी ना तो पैर हाथ टेढ़ा होने लगेगा। सिप्रोफ्लोक्सासिन, तो उसके जगह सिप्रिया जो देते हैं ये ज्यादा सेफ हो गया। एमॉक्सिसिलिन जब देंगे तो एमॉक्सिसिलिन देंगे ना, तो उसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में खासकर म्यूकस मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाता है एंड वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप कर जाता है। साथ में हिपैटोटॉक्सिक, लीवर के लिए टॉक्सिसिटी का काम करता है। तो इसलिए ड्रग्स जब देते हैं ना, तो पेशेंट का फिजिकल कंडीशन को देख लेते हैं, वो टूलेट करने लायक है कि नहीं है, उसका उम्र क्या है, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। ऐसे एनेस्थीसिया का क्लास कल ही है मेरा है, तो जैसे जैसे आते जाएगा ना, ये सारा ड्रग्स का बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है, एक एक ड्रग्स आएगा सामने। सर हाँ, आप पूछिए। मेडिसिन वगैरह का ही बता रहा है, मेडिसिन वगैरह ये सब हाँ हाँ, नोट्स जो प्रोवाइड कीजिएगा उसमें रहेगा ना सर? उसमें सभी चीज है, एकदम A to Z सब यस चीज है, सर। कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। और अगर छूटा भी होगा, बाय द वे मान लेते हैं कि छूट गया होगा, स्टूडेंट नहीं लिखा होगा, ये छूटा होगा, तो फिर आप हमको बताएंगे, हमको जैसे ही बताएंगे ना उसको हम लिखा देंगे। उसके लिए कुछ भी नहीं सोचना है कि कैसे क्या होगा, आप तुरंत बताएंगे, हम उसको नेक्स्ट डे लिखा देंगे, हो गया। उस पर ध्यान ही नहीं दीजिए, सोचना ही नहीं आप। प्रोफाइलेक्सिस में आते हैं। प्रोफाइलेक्सिस में हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं बाई TAB वैक्सीन।
टाइफाइड एंटी बैसिलस वैक्सीन, टाइफाइड एंटी बैसिलस वैक्सीन, इतना बड़ा नहीं लिखाता है इसको, जब भी लिखा होता है टीएबी वैक्सीन, मतलब कि टाइफाइड एंटी बैसिलस वैक्सीन। इसका कोर्स 1 ml दे देना है। इंट्रामस्कुलर, लेकिन नॉर्मल पर्सन को देना है तो पहले 0.5 ml देंगे और 10 डेज के बाद 1 ml का देंगे। मैंने पहला कोर्स 0.5 ml का देंगे, आज अगर दिए तो आज से 10वां दिन फिर से उसको 1 ml का फिर इंट्रामस्कुलर दे देंगे। तो 2 वैक्सीन अगर दे देते हैं तो 2 से 3 साल, बहुत लंबा, जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी नहीं डेवलप करता है, 2 से 3 साल तक ये टाइफाइड के अगेंस्ट में, अगर बैसिलस चल भी जाता है ना तो उसको मार के खत्म कर देता है। तो 2 से 3 साल तक उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है आपका टाइफाइड। कुछ पूछना है यहाँ तक? Any questions about it? हेलो सर। हाँ, सर जिसका इम्यूनिटी जैसे वीक है तो प्रोफाइलाइसिस ले सकता है ना? उसी के लिए ना है, मैंने उसी नॉर्मल के पर्सन। लिए प्रोफाइलेक्सिस। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता कि मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग है या अगला का इम्यूनिटी वीक है, और हमारा इम्यूनिटी जो है ना डे टू डे चेंज होता रहता है। जैसे आज हमें सर्दी खांसी हुई है तो आज इम्यूनिटी हमारी बहुत कमजोर है, लेकिन 2-3 दिन के बाद जैसे ही हम इससे रिकवर होंगे तो मेरी इम्यूनिटी चेंज हो जाएगी। तो जिस समय कमजोर पड़ गए, संजोग से उसी समय ये टाइफाइड बैसिलस के संपर्क में आ गए, तब तो लेना का देना पड़ेगा। इसलिए इसको ये नहीं कह सकते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसी को देना है। ये ओपन है सबों के लिए, जिनका खाना बढ़िया है, जिनका न्यूट्रिशन हाइजीन का कंडीशन बढ़िया है, जो एकदम से यंग है, उनको भी उतना ही जरूरत है जितना ओल्ड पर्सन को जरूरत है, जितना बच्चे को जरूरत है। तो इम्यूनिटी के प्रति कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। वो हर दिन हमारा बदल जाता है, हर दिन 24 घंटा में वो चेंज हो जाता है। आज दिन भर, जैसे दिन भर काम किया और रात में बढ़िया से नहीं सोए, 2 ही घंटा नींद पड़ा कोई भी वजह से, तो अगला दिन इम्यूनिटी कमजोर रहती है। बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन अगला दिन तो पूरे दिन उसकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, तो उसी दिन संपर्क में आ गया तो इस एक तरह से प्रोफाइलेक्सिस जो होता है ना वो सबों के लिए होता है, कि ओपन है, हर एक आदमी को ले लेना चाहिए अगर लेने की इच्छा है तो। अदरवाइज ये इपिडेमिक फॉर्म में बड़ी कमी आता है, इंडेमिक डिजीज है ना, संपर्क में आने वाले को देता है। जैसे वायरल डिजीज है, इपिडेमिक है, या फिर अभी कोरोना जो है पांडेमिक हो गया। पांडेमिक मैंने कि पूरा ग्लोबल एरिया में फैल गया। इपिडेमिक का मतलब होता है ना लोकल एरिया में फैल जाना, जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है। तो चिकन पॉक्स जब एक आदमी को होगा ना तो पूरे गली मोहल्ला को हो जाएगा, पूरा गांव को हो जाएगा, तो एपिडेमिक हो गया। लेकिन टाइफाइड जो है ना हमारा एपिडेमिक फॉर्म में नहीं होता है, ये उसी को होगा ना जो इसका स्टूल मटेरियल दूसरे को जाएगा। तो ये इंडेमिक फॉर्म में एकदम क्लोज पर्सन जो है उससे नजदीक में रहने वाले ना उन्हीं को होता है। तो वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है जैसे पोलियो का वैक्सीन की जरूरत है या फिर अदर कोई वायरल हेपेटाइटिस बी की जरूरत है, उतना जरूरत इसमें नहीं होती है। लेकिन अगर परिवार में किसी को हो गया है तो भय बना हुआ है कि कहीं कैरियर रह गया और उसके वजह से कहीं दूसरे को ना हो जाए, तो उस फैमिली में ले लेना चाहिए।
लेकिन ये कॉन्फिडेंस में कोई नहीं रहना है कि मेरी हम यंग है या फिर हम मेरा खान पान ठीक है तो इम्यूनिटी मेरी स्ट्रांग है। ये बिल्कुल 24 घंटा में बदल जाएगा। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे तो कुछ टाइम नहीं है कि कुछ और डिजीज पढ़ा दें, लेकिन वो भी फंस जाएगा, फिर 1 सप्ताह के बाद क्लास आएगी। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर क्लास वर्क कर रहे हैं। ओके। सर, हाँ 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 बोलिए। ये जो बताया है इंजेक्शन, इसका एज लिमिट नहीं ना होता है? क्या बोलते हैं? इसका कोई एज लिमिट नहीं ना है सर? वैक्सीन का? वैक्सीन का बोल रहे हैं ना? नहीं, हेलो। वैक्सीन वैक्सीन का कोई एज लिमिटेशंस नहीं है। चलिए ठीक है।